अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि 10 साल वो रहने के चक्करों में थे और पता नहीं किस किस के साथ मिलकर क्या करना चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त भी एक मंसूबा बेनकाब हुआ है जिसमें मौजूदा हुकूमत जो है अपना मैक्सिमम टाइम यानी कि पता नहीं कितने साल के मंसूबे बना रही है। वो कैसे है उसके ऊपर बात करेंगे। आज बड़ी अहम समात है। काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो जो खुद खतूत लिखने की वजह से मशहूर थे, अब उनको खुद खतूत का सामना है और एक के बाद एक ख़त आ रहा है। वो खतूत का जवाब देने से कासर हैं और वो इनकारी हैं, एक किस्म के, वो दे नहीं रहे। और वो बड़े अपने आप को समझे जाते थे कि टू द पॉइंट जवाब देते हैं, कानूनी तौर पर हर चीज़ का जवाब देते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त तक था जब तक वो चीफ जस्टिस नहीं थे, क्योंकि वो खतूत जब दूसरों को लिखते थे तो दूसरों से तवक्को करते थे कि ये मेरा हक है और मैं ख़त हर किसी को लिख सकता हूँ, वो मेरे से सीनियर जज हो। और लेकिन जब अब उनको खुद खतूत का सामना करना पड़ा है, किस तरह वो खतूत का जवाब देने से कासर हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन वो जो हक समझते थे अपना उस वक्त एज ए जस्टिस, जब वो किस चीफ जस्टिस को या प्यूनी जज को या किसी को मुखातिब करके ख़त लिखते थे, अपने सीनियर जज को, तो एन हक समझते थे अपना। लेकिन उन्हीं खतूत का सामना जब आज करना पड़ा है तो उनकी नज़र में ये बदतमीज़ी भी है, ये बदतहज़ीबी भी है, ये सारा कुछ है। तो एक किस्म का हर वो चीज़ जिसकी वजह से काजी साहब मशहूर थे, वो उनको अपने सामने आज नज़र आ रही है। जो मेडिसिन वो दूसरों के लिए तैयार करते थे, अब उनको खुद पीनी पड़ रही है। ये एक के बाद एक ख़त है। सबसे पहला ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, उसके बाद एक ख़त जस्टिस मुनीब ने लिखा, ये वाला, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया था। और रात को ही फिर उन्होंने दूसरा ख़त लिख दिया जिसका जवाब नहीं आया। किस तरीके से काजी साहब जवाब देने से कासन है, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के हवाले से सवालात उठाए थे, खुद कमेटी में बैठने से इनकार किया था। जस्टिस मुनीब के हवाले से सवालात उठाए थे, लेकिन काजी साहब ने उनका जवाब देने की बजाय आगे अपनी तारीफ़ें करना शुरू कर दी और जस्टिस मुनीब साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। दूसरा ख़त आया जो कि जस्टिस मुनीब का 30 तारीख को आया सुबह के टाइम। तो उसमें जो उन्होंने पढ़ के सुनाया भी था, जिसका उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, उसमें उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर शाह ने सवालात उठाए, ऑर्डिनेंस को लेके संजीदा सवालात का जवाब देने की बजाय दूसरे जजों के खिलाफ मुहिम और फिर अपनी तारीफें शुरू कर दी। यानी कि एक ज़ाती किस्म के इल्ज़ामात दूसरे जजों पे और अपनी तारीफें शुरू कर दी। ये पहले ख़त का लुब्बे लुबाब मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जब जुलाई और अगस्त 2024 में ये फैसला हो चुका था कि सीनियर जज, चीफ जस्टिस की बजाय सीनियर जज जो हैं, ये इनकी अपनी सजेशन थी काजी फाइसा साहब की। मंसूर अली शाह साहब 163A की नज़रसानी का जो केस है वो सुनेंगे और वो होंगे, और वो खुद बेंच का हिस्सा नहीं थे उस वक्त तक और ना ही उनका बनने का प्लान था। तो मुनीब साहब कहते हैं आज एकदम से वो अपनी ही तजवीज़ से पीछे हट गए और उसको अबेंडन किया और ख़ुद पीछे हट गए उससे। और ना सिर्फ खुद हिस्सा बन गए उस बेंच का, बल्कि सरबराही भी खुद पकड़ ली है किस्म की उन्होंने। और यहाँ पे अब सवालात ये भी उठते हैं कि जब काजी फाइसा साहब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब गए तो उसकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ले आए और ख़ुद का जो जस्टिस बंदयाल साहब हैं, उन चीफ जस्टिस थे, उनकी जगह खुद आ गए। अब इनसे कोई क्या पूछ सकता है कि खुद बंदयाल साहब की जगह किस कैपेसिटी में आए हैं, या खुद या इजाजुल एहसन साहब की जगह इन्होंने अमीनुद्दीन साहब, जिनको कमेटी का भी इन्होंने बनाया, अगरचे या अफरीदी साहब इनकार कर चुके थे कमेटी में आने के लिए, जो कि उनका अच्छा कदम था। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मंसूर अली शाह के खिलाफ जाऊं, बल्कि उन्होंने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन वो वाले जज जो इतने पसंदीदा हैं, इल्ज़ामात तो लगते थे इजाजुल एहसन पे, इल्ज़ामात लगते थे बंदयाल साहब पे, अब वो जज इतने पसंदीदा हैं, कमेटी में भी वो हैं, फलां फलां बेंच में भी वही बैठेंगे, वही बनेंगे और वही जवाब देंगे। तो ये सवाल हमारी तरफ से बनता है, लेकिन जो जस्टिस मुनीर साहब पूछते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने और सब ने मिल के काजी फाइसा साहब ने यह तय कर लिया था कि एडहॉक जजेस जो होंगे उसका दायरा कार क्या होगा, और वो दायरा कार व्हाट्सएप में इतनी इतनी मीटिंग के दौरान तय पा चुका था कि उनको कौन से केसेस दिए जाएंगे। फिर मियाँ मज़र खेल
साहब जो कि एडहॉक जज हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको इस बेंच में शामिल करने का क्या मकसद है, और इसका एक ये भी देख लें कि वो उस अक़लीती फैसले में थे। ज़ाहिर है उनकी एक राय सामने है, चले अक़लीती फैसले, चले ये ज़रूरी भी है कि बेंच नज़र षानी वही वाला बेंच कर सकता है जो जिसने पहले सुनी हो, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन चेक करें कि जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हुए तो उसकी जगह खुद ले ली, जस्टिस इजाजुल हसन साहब चले गए, उनकी जगह अमीनुद्दीन साहब को दे दी। क्यों? क्योंकि वो अक्सरियती फैसला वो इनको सूट नहीं करता था कि उनको सामने लेके आते सारे। लेकिन ना सिर्फ इनको एडहॉक जजेस के तौर पे पहले इन्होंने शामिल करवाया क्योंकि इनके साथ इनकी सारी सेम पेज है, सेम पेज जिसे कहते हैं, बल्कि उनको इसके अंदर जो कि एडहॉक जज नहीं शामिल हो सकता था, जिसकी बाकायदा तौर पर दायरा इख्तियार जो था वो तय हो चुका था कि वो शामिल नहीं होंगे, इसके बावजूद वो किया। और फिर उन्होंने और भी काफ़ी सारे सवालात उठाए। इन सवालों का जवाब देने की बजाय उन्होंने चाहिए तो ये था कि इस खत का जो सुबह लिखा गया कल 30 सितंबर को, एक पॉइंट करके जवाब देते, एक पॉइंट करके। काजी साहब तो मशहूर है ना, हर चीज़ का जवाब देते हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और उल्टा अटॉर्नी जनरल साहब जो है तारीफें कर रहे हैं, आपकी बड़ी दानिश है, अंदाज़ा करें, हुकूमत से तारीफें करवा के खुश हो रहे हैं। फिर रात के टाइम 9:30 के करीब ये वाला ख़त आया जनाब जस्टिस मुनीब साहब का। अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर लुब्बे लबाब ये है कि उन्होंने कहा कि जब मैं उस बेंच में उस वक्त मैंने समाअत नहीं की तो मेरा नाम उन 5 मेंबर जजेस में क्यों लिखा हुआ है, और जब नाम लिखा हुआ है तो उसके आगे दस्तखत भी मौजूद नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं उसका हिस्सा नहीं था, तो शो ऐसे किया गया जैसे मैं उसका हिस्सा हूँ। लेकिन उस हुक्मनामा को कल जो जारी किया गया उसके नीचे उनके दस्तखत नहीं है। उन्होंने उस हुक्मनामे को गैर कानूनी या गैर आइनी जो भी है उसकी यानी कि लीगल उसके ऊपर सवालात उठाए हैं कि एक तो वो कार्रवाई जारी नहीं रह सकती थी जब तक बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट, और ये होता है। आपको याद होगा एक बेंच से अतर मिनल्ला साहब उठ गए थे, एक से शायद मंदो खेल साहब या अफरीदी साहब कोई उठे थे पिछले साल, तो उसी टाइम समाअत बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी और अगले दिन रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था। यहाँ पे समाअत भी जारी हुई, हुक्मनामा भी निकाला गया, नीचे नाम भी लिखा गया, लेकिन नाम के नीचे उन्होंने कोई इस तरह का दस्तखत वगैरह भी नहीं किए। तो उन्होंने उसकी लीगैलिटी के ऊपर सवाल उठाया और उन्होंने कहा आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ द 5 मेंबर बेंच जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट इन द टर्म एज वो किस तरह ये सारा कुछ कर सकता था। ये इन्होंने और भी आगे काफ़ी सारे सवालात उठाए हैं और उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया है कि जो कुछ हुआ है ये एक आईनी और कानून के मुताबिक ठीक नहीं है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ख़त है, पहले वाले खतूत का ना तो मंसूर अली शाह साहब के सवाल का जो ख़त का सही तरह जवाब दिया गया, ना वो सुबह वाले ख़त का जवाब सही तरह दिया गया, आगे से इल्ज़ाम लगा दिया गया। और अब एक तीसरा ख़त है और ये वही खतूत है जो काजी फैसल साहब खुद लिख के बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, मीडिया को जारी कर दिया करते थे। अब कोई मीडिया को जारी करे तब मसला, अब कोई ख़त लिखे तब मसला। यानी कि आपके लिए एक चीज़ ऐन हलाल है, दूसरा अगर करेगा वो हराम हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो थे काजी फैसल साहब, देखते हैं इसका थोड़ी देर बाद अब समाअत होने वाली है, क्या नतीजा निकलता है। अब आते हैं बिलावल साहब, आजकल बड़े तेज़ हुए हुए। बिलावल साहब जो हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कहीं से इशारा है कि आप ज़रा अपना वो करें, और ज़ाहिर है आप अगर फैसल वाडा साहब जो कि इस टाइम गायब इन द सेंस यानी कि कहीं वैसे गायब हैं, वो इसलिए जैसे गायब है कि वो आगे क्या कहें। जो जाते जाते आखिरी दफ़ा वो हुकूमत को निकम्मा कह चुके थे, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पे एक सोच पाई जाती है कि हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ना कोई बयानियाँ बना सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो एक किस्म का इस वजह से इस टाइम सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या बिलावल भुट्टो साहब को कहीं से इशारा हुआ है कि आप जनाब आ जाएं आगे, कुछ भी है आपको हम कर दें। अब ज़ाहिर है अगर बिलावल भुट्टो को कोई बनाना चाहे तो शहबाज शरीफ साहब तो उसके ऊपर शोर नहीं डाल सकते, नून लीग तो शोर नहीं डाल सकती, क्योंकि इसकी सबसे पहली बेनिफिशरी इस सेटअप की जिसको बनाया गया, जिसको लाया गया, वो तो खुद PMLN है, वो किस मुंह से इनकार करेगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं कर सकते। रात को डिप्टी वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं एक प्रोग्राम में कि इसहाक डार साहब के हर काम जो है नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है, हर काम। तो एक ये है, लेकिन दूसरी जो अहम बात यह है वो बिलावल भुट्टो के हवाले से वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में हमेशा से जजेस से, हाई कोर्ट से बिल्कुल नाराज़ रही है। उनका मकसद अब ये है, पहले भी उनका मकसद था लेकिन उनको रोक दिया गया कि हाई कोर्ट के मुकाबले में भी
आईनी अदालतें लाई जाएं, जो वहाँ के मामलात देखें। आपको याद होगा ना, वो पिछले दौर में आईजी एक लगता था तो अदालत रोक देती थी, दूसरे को लगाया जाता था, अदालत रोक देती थी कि नहीं नहीं ये इसको कैसे लगाया जा सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए इस टाइम इतने एक्टिव हुए हैं जनाब बिलावल साहब। वो चाह रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से, मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जो कि एज ए सियासतदान, एज ए पॉलिटिशियन उनका हक है, लेकिन इसके अंदर वो दोनों चीज़ें देख रहे हैं कि किसी तरीके से गुड बुक में भी आ जाऊँ, अपनी पर्सनल पार्टी, अपने वालिद साहब, अपने मुराद अली शाह साहब के लिए जो काम हो सकता है वहाँ पे, उनके उनके ऊपर जो अगर कोई तलवार लटकती है तो उसके अंदर भी मैं कोई ना कोई ऐसा काम कर दूँ। मेरी कल एक प्रेसिडेंट से बात हो रही थी एक बार कौंसिल के। वो कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब आजकल बड़ी बार कौंसिल में जाके खिताब कर रहे हैं, ज़रा हमारी बार कौंसिल में आए तो मैं बताऊंगा कि आपके नाना साहब क्या कर रहे थे और आप क्या कर रहे हैं। आपके नाना साहब आइन के लिए क्या क्या लेके आए, आइन के लिए क्या क्या किया, और आप उसके ऊपर किस तरह शबहून मारे हैं, उसकी एक एक शिक को किस तरह उड़ा रहे हैं। कहते हैं हमारे सामने आए तो हम आपको बताएंगे। फिर आखिर में इन्हीं वकला की तरफ से पता चला है कि जजेस की जो एज लाई जा रही है वो 78 साल है। वो वकला कहते हैं कि ये चाहते हैं कि जिंदा लाशें बैठी हों वहां पे, कब्र के अंदर जो जिंदा लाशें मतलब जाने वाली होती हैं वो बैठी हों और इनके मर्जी के फैसले सुनाती रहे। और 78 साल का मतलब ये है कि अगला 10 साल का प्लान है। ये जो आप इल्ज़ाम लगाते थे ना काजी फैसा पे और इमरान खान उस पे, फैज़ हमीद पे और इमरान खान पे, जो पता नहीं कितने साल का प्लान था, ये खुद इनका अपना प्लान अब नजर आ रहा है। किस तरीके से तोसी के लिए काम हो रहा है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के चीफ को रोकने के लिए काम हो रहा है, किस तरीके से फलां हाई कोर्ट के जज को रोकने के लिए काम हो रहा है, किस तरीके से जजेस की एज को बढ़ाने के लिए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शब मारने के लिए काम हो रहा है। ये सारा कुछ जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सामने है, अयां है बिल्कुल। ये अब प्लेट के अंदर लिखा मतलब रख के लेके अपने हर काम करने के चक्करों में कि हमें बस एक चीज प्लेट में तैयार मिल जाए, बस किसी तरीके से कोई रुकावट दूर दूर तक ना हो, किसी तरफ से भी ना, किसी इदारे की तरफ से हो ना किसी शख्सियत की तरफ से हो। हम जनाब से वो क्या वो सुनिया हो जिन गलियां थे मिर्जा यार फिर या जो भी वो मिसाल दी जाती है, तो वो चाह रहे हैं इस टाइम। तो नाजरीन, इसके ऊपर हम मजीद भी वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।